प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वीं यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले प्रमुख समाचार पत्र एवं पुस्तकों के बारे में विस्तार से आप अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और ये टेस्ट सीरीज 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। 2 बैच सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। 1 मार्च 2025 से नया बैच स्टार्ट किया गया है। जिन प्रतियोगी छात्रों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लें किंतु जब तक आप अपनी तैयारी का आकलन नहीं करते हैं, सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक आप परीक्षा में पूरे विश्वास के साथ नहीं बैठ पाते हैं। तो इसलिए परीक्षा में जो आप गलतियां करने वाले होते हैं, तो यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो गलतियां धीरे धीरे करके दूर कर लिए जाती हैं ताकि उन गलतियों को आप परीक्षा में न दोहराएं। तो आप सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। एक है सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज। इसमें प्रतिदिन 30 प्रश्न यूनिट वाइज दिए जाते हैं और 1 महीने के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही यूनिट वाइज पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से विजय पथ टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। विजय पथ टेस्ट सीरीज में संपूर्ण प्रश्न पत्र कराया जाएगा और इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जो आयोग के स्तर के होंगे, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे प्रतियोगी छात्र जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। एक नंबर है, सभी लोग इस नंबर को नोट कर लें, 9569030136। इस पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज टेलीग्राम ग्रुप में कराई जाएगी और इस टेस्ट सीरीज की खास विशेषता है कि पहले तो इसमें यूनिट वाइज पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाता है और इसके बाद संपूर्ण प्रश्न पत्र की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। टेस्ट सीरीज टेलीग्राम ग्रुप में होगी। जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे ही ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करेंगे तो सही या फिर गलत उत्तर का आपको जवाब मिल जाएगा और उसकी एक अच्छी व्याख्या होगी जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तार से आप अध्ययन करेंगे।
मित्रों, अगर पिछले प्रश्न पत्र को देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछे गए हैं और पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को तैयार किया गया है और ऐसे सभी पॉइंट समाहित करने के प्रयास किए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। मित्रों, मुझे पता है आप प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, कोचिंग भी ज्वाइन किया होगा और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन कहीं से भी आप पढ़ते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो नोट्स अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो बहुत है, पर्याप्त है। इसके अलावा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कॉपी किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, लेकिन ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये अपने आप में संपूर्ण है। यदि आप इससे तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमेरिकी भाषा में कांग्रेस का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्टकट एओ ह्यूम कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को है। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन, जो कि 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था, इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे और सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने, जिसका नाम परिवर्तित होकर के आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। इसके बाद है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक अधिवेशन कहाँ? पुणे में आयोजित होना था। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक अधिवेशन आयोजित किया जाना था, किंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ, तो इसका उत्तर है 28 दिसंबर 1985 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। अधिवेशन किया गया जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मित्रों, ये अधिवेशन तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का था, लेकिन इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहां पर आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, यहां पर आपको
सुधार कर लेना है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इनको वयोवृद्ध क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध नेता। और ये पहले अधिवेशन में ही 1885 में यहां पर इसका नाम बदल दिया गया था। इसके बाद है, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता A.O. ह्यूम को कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा संघ बना है जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसमें कुछ लोग हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी कम लोगों का यह प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था। इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो यह अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। पहला अधिवेशन बंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में 1887 में। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय या फिर अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 85 में बंबई में हुआ, दूसरा 86 में कलकत्ता में हुआ, तीसरा 87 में मद्रास में हुआ, और चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ। तो ये चारों अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए और इनकी अध्यक्षता किसने की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको याद होना चाहिए। तो पहला अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1986 में आयोजित हुआ।
इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। ये कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय या फिर अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन पॉइंट पर बार बार इसलिए ध्यान दिलाया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। इसके बाद 21वां अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1905 में वाराणसी में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही भारत सेवा संघ या फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसके बाद अगला अधिवेशन है कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये भारत के वयोवृद्ध नेता कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन सूरत में कब आयोजित हुआ? 1907 में। इसको आप याद रखेंगे। सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई और ये फूट अध्यक्ष पद को लेकर के थी, क्योंकि इसमें दो तरह के नेता थे। एक था गरम दल और दूसरे थे नरम दल। गरमपंथी एवं नरमपंथी दो तरह के नेता थे। तो यहां पर पहले गरम दल एवं नरम दल के बारे में थोड़ा सा अब जानकारी प्राप्त करेंगे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में गरम दल एवं नरम दल में बंट गई थी। नरमपंथी दल ये उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति में विश्वास रखते थे। इस दल में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक लोग सम्मिलित थे। कांग्रेस के ये बड़े नेता बड़े बड़े नगरों से आते थे। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं होता था। इनकी आंदोलन पद्धति राजवामबंद थी। इनका उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, वेमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख नरमपंथी नेता थे। भारत की स्वतंत्रता तो ये भी दिलाना चाहते थे, लेकिन ये उग्रवाद में विश्वास नहीं करते थे। मारपीट, लड़ाई झगड़े, गोला बारूद में विश्वास नहीं करते थे। ये इनका मानना था कि भारत में कांग्रेस की सरकार रहे, भारत में अंग्रेजों की सरकार बनी रहे, लेकिन उसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले, भारतीयों की भी सहभागिता हो। वहीं दूसरी तरफ गरमपंथी दल के जो नेता थे वो अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, जिसमें अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। गरमपंथी नेताओं को उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी बात मनवाने में विश्वास नहीं था।
जहां उदारवादी दल के नेता संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, भाषण, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी तरफ उग्रवादी नेता आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, दया तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति को समाप्त कर दिया गया। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। हम आजादी चाहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उदारवादी नेताओं के लिए स्वराज्य का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन। उदारवादी नेताओं के लिए स्वराज्य का अर्थ था साम्राज्यवाद के अंदर औपनिवेशिक शासन। उदारवादी नेता चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत में बनी रहे, लेकिन भारतीयों को भी प्रशासन में भागीदारी मिले। किंतु उग्रवादी नेताओं के लिए स्वराज्य का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। उग्रवादी नेता अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे और भारत को पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्र कराना चाहते थे। उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। और एक और अन्य नेता अरविंद घोष प्रमुख उग्रवादी नेता थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता तथा भारत का वेताज बादशाह कहा है। बाल गंगाधर तिलक प्रमुख उग्रवादी नेता थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी पुस्तकें प्रकाशित की थी। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इन पर मुकदमा चलाकर के इनको 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको आप याद रखेंगे। मित्रों, उन्नीस के कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने लास्ट बार भाग लिया था और असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की बाल गंगाधर तिलक ने पूरी तैयारी कराई थी। किंतु जिस दिन से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं ले सके थे। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो यहां पर आपने देखा गरम दल और नरम दल के बारे में। तो गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। नरम पंथ के नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेता चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं पर उदारवादी नेता चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। इसके बाद रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया और दोनों दलों में आपस में फूट हो गई और उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता
विशन नारायण दत्त ने की थी। इस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1907 में जो सूरत फूट हुई थी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी दल आपस में मिल गए, साथ ही मुस्लिम लीग भी साथ आ गई थी। इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस लीग योजना या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल के बीच समझौता हो गया। पिछले 9 वर्ष से निष्कासित उग्रपंथियों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। तो 1907 में उग्रपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, जिसको 1916 में फिर शामिल हो गया यहाँ पर। तो गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी साथ आ गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस में सूरत फूट कब हुई थी? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। इसके बाद 1907 की सूरत फूट कब आपस में समझौता हो गया? तो इसका आंसर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कलकत्ता अधिवेशन, और यह अधिवेशन 1917 में हुआ था। इसके बाद है कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। 2021 में जो परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है, कौन सा ऐसा एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। अभी आपने देखा था प्रथम महिला अध्यक्षता एनी बेसेंट, क्योंकि वो भारत की नहीं थी, बाहर की थी। और यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन 1919 का अमृतसर अधिवेशन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1919 का अमृतसर अधिवेशन तथा 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का अनुमोदन किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहराया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी की नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद है कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था का अनुमोदन किया गया तथा मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था और मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। पहली बार हुआ था जब कोई अधिवेशन किसी गांव में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में आर्थिक नियोजन पर विचार किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना कमेटी बनाई गई थी। यह प्रश्न भी पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। राष्ट्रीय योजना कमेटी कब बनी थी? 1938 में। किसके निर्देशन में? सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना है त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित हुआ। प्रारंभ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, किंतु गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच मतभेद हो गया, जिसे त्रिपुरी संकट कहा गया। गांधी जी से मतभेद हो जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो 1939 के त्रिपुरी संकट को भी आप याद रखेंगे। त्रिपुरी को कई बार लोग त्रिपुरा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्नीस 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसके बाद लगातार 6 वर्ष तक 1940 में, इसके बाद 41 से लेकर के 45 तक, नवंबर 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे।
रामगढ़ अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव किस अधिवेशन में पड़ी थी? रामगढ़ अधिवेशन में। 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। मित्रों, कांग्रेस के साल भर में एक बार एक वार्षिक अधिवेशन होता था, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जरूरत पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते थे। तो कांग्रेस के 1923 के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगर आपसे प्रश्न पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1942 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की नींव भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्ष रहते हुए हुई थी, तथा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति भी इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर आप याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। यह भारत की स्वतंत्रता के पहले अंतिम अधिवेशन था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है जेबी कृपलानी। आप इसे याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन दिसंबर 1948 में जयपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। यह स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसके बाद कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यहां पर आप देखेंगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। क्या कर रही है? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, में अंतिम बार भाग लिया था। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार तिलक असहयोग आंदोलन में भाग नहीं ले सके। 1922 में बिहार के गया अधिवेशन की अध्यक्षता दीनबंधु चित्तरंजन दास ने की। 1934 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
1919 के अमृतसर अधिवेशन तथा 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी और 1919 के अमृतसर अधिवेशन में ही एन.सी. केलकर तथा आई.वी. सेन को नया संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी का सहयोगी नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण एन.सी. केलकर और आई.वी. सेन को नया संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी का सहयोगी चुना गया था। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में 1916 में प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि 1884 में बना था, का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो मित्रों, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपने पूरा विस्तार से इस वीडियो को देखा है। आप महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आप वीडियो को रोक रोक करके नोट्स कंप्लीट करें, एक एक चीज़ों को नोट करें और उसको एक दो बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाता है। लेकिन जब परीक्षा नज़दीक हो, तैयारी आपकी ना हो पाई हो, तो आप पीडीएफ नोट्स का प्रिंट निकाल करके अपने सामने रखें और वीडियो चालू कर लें। आवश्यकता अनुसार वीडियो की गति को धीमा और तेज भी कर सकते हैं। वीडियो चालू रखिए, वीडियो देखते जाइए और पीडीएफ नोट्स पर एक हाइलाइटर लेकर के बैठिए। आवश्यक पॉइंट पर आप उसमें अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको आसानी से पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आज महत्वपूर्ण बातों को आपने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विवेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जॉर्ज यूले। इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। कौन सा एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा फहराया था। किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो मित्रों, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे प्रकार से तैयारी करिए, परीक्षा का इंतजार मत करिए, परीक्षा तो होनी ही है। आप अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से करिए। जब भी परीक्षा हो, आपका सिलेक्शन हो, परीक्षा चाहे आज हो चाहे कल हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद, लेकिन अभी आप 16 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करिए। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, 9569300136 पर व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।